बीए फर्स्ट ईयर की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने फर्स्ट पेपर के अंदर काव्य के गुण पढ़े हैं, नायिका भेद पढ़े हैं और शब्द शक्तियाँ पढ़ लिए, अलंकार पढ़ लिए। फर्स्ट पेपर की 5वीं यूनिट का हमारा आखिरी टॉपिक है काव्य के दोष। तो आज हम काव्य दोष के ऊपर चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से मैंने आपको काव्य के गुण बताए थे कि गुण क्या होते हैं जो काव्य के उत्कर्ष को बढ़ाते हैं, ठीक है, और उसकी शोभा को बढ़ाते हैं, वे क्या होते हैं? काव्य के गुण। उसी प्रकार जो काव्य के अंदर क्या है, उसकी शोभा में बाधा उत्पन्न करते हैं या काव्य को पढ़ते वक्त जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है उसके अंदर जो बाधा उत्पन्न करते हैं वे होते हैं काव्य के दोष। जिस प्रकार से मनुष्य के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, गुण हैं, उसी प्रकार मनुष्य में दोष भी हैं। तो उसी प्रकार क्या है, काव्य के अंदर भी गुणों के साथ साथ दोषों का भी समावेश रहता है। तो काव्य के अंदर क्या दोष नहीं होने चाहिए या काव्य के दोष किस किस प्रकार के हो सकते हैं, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। दोष काव्य को पढ़ते वक्त जो बाधा उत्पन्न करते हैं, उसका आनंद लेने में, उसका रसास्वादन करने में जो बाधा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहते हैं दोष। जिस प्रकार हम भोजन कर रहे हैं, बड़े ही आनंद से हम भोजन का स्वाद ले रहे हैं, यकायक हमारे मुंह के अंदर कंकर आ गया तो वो भोजन का सारा जो स्वाद होता है वह नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार काव्य का आनंद लेते वक्त, पढ़ते वक्त, रसास्वादन करते वक्त यदि कोई शब्द ऐसा आ जाए या उसका अर्थ समझ में ना आए या फिर रस का कोई उसके अंदर दोष है जिससे हमें उसका रसास्वादन करने में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो वे क्या कहलाते हैं? काव्य के दोष कहलाते हैं। तो काव्य दोष आपको समझ में आ गया। उसके बाद काव्य के जो दोष होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। जो शब्द के अंदर पाया जाता है वह होता है शब्द दोष, जो अर्थ के अंदर आएगा वो अर्थ दोष, और रस के अंदर आ गया तो रस दोष हो जाएगा। तो मोटे तौर पर जो काव्य के दोष है उसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो काव्य का दोष आता है वो है श्रुति कटुतव दोष। श्रुति का अर्थ क्या होता है? सुनना। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो शब्द कवि अपनी कविताओं के अंदर इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर लेता है कि जिसे सुनने में ही अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे मैंने आपको वीर रस की जो रचनाएं होती है या भयानक रस की जो रचनाएं होती हैं उनके अंदर क्या होता है, कवि ट ठ ड ढ वर्णों की इतनी आवृत्ति हो जाती है, संयुक्त वर्ण इतने प्रयुक्त होते हैं, जहां पर आपको ये रस मिले, वीर रस और श्रुति, वीर रस, और जहां पर आपको वीर रस मिलेगा वहां पर आपको श्रुति कटुतव दोष मिलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको कि कहीं रुंड गिरे कहीं झुंड गिरे, कट कट अवनी पर मुंड गिरे। तो यहाँ पर क्या है, ट ट ट वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ऐसे शब्द क्या है, कानों को अप्रिय लगते हैं। तो जहां पर इन शब्दों का प्रयोग कवि अपनी रचनाओं के अंदर कर लेता है वहां पर कौन सा दोष हो जाता है? श्रुति कटुतव दोष। पहला दोष हमारा कंप्लीट हो गया है। दूसरा देखिए, अश्लीलतव दोष। नाम से ही स्पष्ट है, जहां पर सभ्य समाज में जो वर्ड जो या शब्द हम नहीं बोल सकते उन शब्दों का प्रयोग जब कवि अपनी रचना के अंदर कर लेता है तो वहां पर कौन सा दोष आ जाता है? अश्लीलतव दोष। इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको नोट्स में भेजूंगी। जैसे इसका एग्जाम्पल नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, इनके एग्जाम्पल इजी हैं, आपको याद हो जाएंगे। एक बार मैं आपको इनका अर्थ स्पष्ट कर रही हूँ कि इनका अर्थ क्या होता है। श्रुति कटुतव, कानों को सुनने वाले, अप्रिय लगने वाले शब्दों का प्रयोग जहां पर हो जाता है तो रसास्वादन में बाधा उत्पन्न हो जाती है, वहां पर श्रुति कटुतव दोष हो जाता है। अश्लीलतव दोष, जहां पर सभ्य समाज के अंदर जो शब्द हम नहीं बोल सकते हैं उन शब्दों का प्रयोग जब कवि अपनी रचनाओं के अंदर कर लेता है तो वहां पर अश्लीलतव दोष होता है। उसके बाद तीसरा शब्द, तीसरा जो
दोष है वो है ग्राम्यतव दोष। ग्राम्यतव दोष मतलब ग्रामीण ठेठ ग्रामीण भाषा के शब्दों का प्रयोग जब काव्य के अंदर कवि कर लेता है, क्योंकि कविता के अंदर क्या है, परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होना चाहिए, उसके अंदर अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। जब ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेता है कवि जो उस कविता के अनुसार उसमें शोभा ही नहीं पा रहे हैं, तो वहां पर ग्राम्यतव दोष आ जाता है। जैसे कृष्ण के मूंड पर, जैसे कृष्ण जी के लिए कहा गया इसके अंदर मूंड पर मुकुट विराजे, अर्थात मूंड शब्द यहाँ क्या है, ग्रामीण भाषा का शब्द है। मूंड शब्द जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मुख हो सकता था इसमें। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल जो है आपको नोट्स में मिलेगा, ठीक है। तो जहां पर ग्रामीण भाषा के शब्दों का प्रयोग हो जाता है वहां कौन सा दोष होता है, ग्राम्यतव दोष। उसके बाद चौथा जो दोष है वो है च्युत संस्कृति दोष। इसके अंदर क्या है, व्याकरण के प्रतिकूल, व्याकरण के अनुसार जो उसका क्रम होना चाहिए या उसके व्याकरण के नियमों के अनुसार अगर वह कवि प्रयोग कर रहा है कोई शब्द, जैसे विश्व में लीला कर रहे हैं मानवी, तो यहाँ पर मानवी जो है लीला से पहले आना चाहिए था। तो इसमें क्या है, इन्होंने क्या है, व्याकरण के प्रतिकूल प्रयोग किया है शब्दों का कविता करते वक्त या काव्य लेखन करते वक्त, तो वहां पर च्युत संस्कृति दोष हो जाता है। उसके बाद है अप्रतितव दोष। अप्रतितव दोष कौन सा होता है, जैसे लोक व्यवहार के अनुसार जो गलत माना जाए, जैसे इसका मैंने एग्जांपल दिया है, विष में यह गोदावरी अमृत के फल देत, विष में यह गोदावरी अमृत के फल देत। यहाँ पर विष का अर्थ क्या है, जल, जल से भरी हुई जो गोदावरी है अमृत के फल देती है। तो यहाँ पर क्या है, विष का व्याकरण की दृष्टि से भी, लोक व्यवहार की दृष्टि से भी विष का अर्थ कभी भी जल नहीं हो सकता, विष का अर्थ तो जहर ही होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, लेखक ने या कवि ने क्या है, अप्रतितव दोष इसकी इस रचना के अंदर आ गया क्योंकि इसने लोक व्यवहार के अनुसार शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। उसके बाद देखिए क्लिष्टतव दोष। क्लिष्टतव दोष क्या होता है, जहां पर कवि कठिन शब्दों का प्रयोग कर लेता है, बहुत ज्यादा कठिन शब्दों का, कि हमें उसका अर्थ समझने के लिए या तो व्याकरण का सहारा लेना पड़ेगा या फिर हमें उसका अर्थ आसानी से समझ ही नहीं आ रहा है, कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा है। तो जहां पर कवि बहुत ज्यादा कठिन भाषा का प्रयोग कर लेता है अपनी कविता के अंदर, जैसे छंदों से लद दिया उसने, ठीक है, ट वर्ण ले आया उसके अंदर, और समासिक पदों का बहुत ज्यादा प्रयोग कर लेता है, तो वहां पर भाषा जो है बहुत क्लिष्ट हो जाती है। जैसे केशवदास की जितनी भी रचनाएं हैं उनमें क्या है, क्लिष्टतव का दोष पाया जाता है। जैसे इसका एक उदाहरण भी है, पति वर्णे 4 मुख, पूत वर्णे 5 मुख, नातिन वर्णे 6 मुख, तद्यपि नहीं। इसमें केशवदास ने जो है वाणी की देवी सरस्वती की महिमा का गुणगान किया है। तो इस कविता के अंदर सरस्वती की इसमें जानने के लिए हमें उसके अर्थों को जानना पड़ेगा, अभी सरस्वती का पति कौन है, पुत्र कौन है और नातिन कौन है। तो इस तरह से क्लिष्टतव भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। उसके बाद आ जाएगा अधिकतव पद। अधिकतव पद क्या होता है, जिसमें अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह दोष ज्यादातर अनुप्रास अलंकार जहां पर होगा वहां यह दोष अधिकतर मिलता है, क्योंकि अनावश्यक, जैसे चारु, ठीक है, चंद्र, सुंदर, ये जैसे कमल के समान सुंदर है, ठीक है, चंद्रमा के समान सुंदर है, एक मुख की तुलना को बहुत सारी चीजों से उन्होंने उपमान कर दिया है। तो अनावश्यक शब्द जहां पर प्रयोग कवि कर लेता है, जिनकी काव्य के अंदर जरूरत नहीं थी, तो उनका जब प्रयोग कर लेता है वहां पर हो जाता है कौन सा दोष, अधिकतव पद दोष। उसके बाद आता है अक्रमतव दोष। अक्रमतव दोष कौन सा होता है, जिसके अंदर क्या है, व्याकरण की दृष्टि जो है वो क्रम भंग होता है, इसका क्रम सही नहीं होता है। इसका उदाहरण जो नोट्स के अंदर दिया गया है उसके अंदर बता देती हूँ कि वो राजा से पहले सस्ती चीज मांग रहा है, पहले महंगी चीज मांग रहा है, फिर सस्ती चीज मांग रहा है, जबकि नियम के अनुसार अगर आप ये नहीं दे सकते हो, घोड़ा नहीं दे सकते हो तो मुझे हाथी दे दीजिए, है ना, ऐसे करते हैं अपने। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसने उल्टा मांगा है, नियमों के अनुसार इसका क्रम जो है वो भंग हो गया है।
व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्दों का भी एक क्रम होता है। जब कवि अपनी कविता करते वक्त उस क्रम को ध्यान में नहीं देता है तो वहाँ पर अक्रमतः दोष पाया जाता है। इसके अलावा न्यूनतम पद दोष भी आता है, जहाँ पर कोई एक पद, जैसे यहाँ पर तो अधिक अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कर लिया और न्यूनतम पद में क्या हो जाएगा कि शब्द की जरूरत थी, उसका प्रयोग करना जरूरी था, लेकिन कवि ने उसका प्रयोग नहीं किया, वहां पर न्यूनतम दोष हो जाता है। न्यूनतम पद तब दोष, इसमें क्या है, अभीष्ट अर्थ को स्पष्ट करने वाले जो शब्द होते हैं उनका अभाव रहता है, अर्थात कवि ने उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया या वह पद जो है वो उसने छोड़ दिया है जो उसका अभीष्ट अर्थ स्पष्ट कर सकता था। तो वहां कौन सा दोष हो जाएगा, न्यून पदत्व दोष। अभीष्ट अर्थ को स्पष्ट करने वाले शब्द जब वो प्रयोग में नहीं लेता है, उसका अभाव हो जाता है, वहां पर होता है न्यूनतम दोष। उसके बाद आ जाएगा दुष्क्रमतव दोष, जहां शास्त्र के अनुसार बात जो है उसके अनुसार ना कही जाए, शास्त्रों के अनुसार जो गलत है। इसमें एग्जाम्पल देखिए, नर्क मोह है दीजिए, इसमें क्या है, याचक सबसे पहले राजा को कह रहा है कि हे राजा मुझे घोड़ा दे दीजिए, और आप घोड़ा नहीं दे सकते तो मुझे गजेंद्र हाथी दे दीजिए, जबकि याचक को पहले क्या मांगना चाहिए, हाथी मांगना चाहिए था, क्योंकि शास्त्र के अनुसार क्या है, इसने पहले हाथी की जगह घोड़ा मांग लिया है, बाद में उसने हाथी मांगा है, ठीक है। और शास्त्रों के अनुसार उसे पहले हाथी मांगना चाहिए था, अगर हाथी नहीं दे सकते तो घोड़ा मांगना चाहिए था। पुनरुक्ति दोष, अगला देखिए पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति दोष क्या होता है कि जहां पर ऐसे शब्दों का बार बार पुनरुक्ति हो जाती है, बार बार उसी शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है जिसकी जरूरत नहीं है, वहां पर कौन सा दोष होता है, पुनरुक्ति दोष। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान। ये देखो, सब और सारे में क्या फर्क है, सब और सारे एक ही अर्थ निकलते हैं इनके। को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, जगत और जहान भी तो एक ही चीज है। तो यहाँ पर इन शब्दों का जो प्रयोग है, बार बार पुनरुक्ति समान अर्थ प्रकट करने वाले हैं और इनका बार बार प्रयोग कवि ने अपनी कविता के अंदर कर लिया है, तो यहाँ पर कौन सा दोष हो गया, पुनरुक्ति दोष। तो इस प्रकार से हमारे जो दोष वाला टॉपिक है आज समाप्त हो गया है। काव्य के गुण पढ़ लिए हमने, दोष पढ़ लिए हैं, अलंकार पढ़ लिए और शब्द शक्तियां पढ़ ली। तो आपकी यह यूनिट जो है आज वो कंप्लीट हो गई है। और सेकंड पेपर में हम कहानियां पढ़ रहे हैं, तो अगली कहानी भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।